ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 पर। शुरुआत कर लेते हैं उन तस्वीरों के साथ जो हैरान करती हैं। पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का एक वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद यह हादसा हुआ, जिसके बाद ट्रक ने करीब 20 गाड़ियों को टक्कर मार दी। ये हादसा सड़क पर चल रही एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखाई दिया कि ट्रक तेज रफ्तार में एक्सप्रेसवे पर चल रहा था। कुछ ही देर बाद उसने एक बड़ी गाड़ी को ओवरटेक किया, लेकिन इसके बाद वो सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों और एक्सप्रेसवे पर लगे बिजली के खंभों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ने लगा। हादसे का आभास होते ही पीछे चल रही गाड़ियां अपनी जगह पर रुक गईं और ट्रक आगे निकल गया। काले रंग की इस कार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी होगी। ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक ने जिस गाड़ियों को टक्कर मारी उसमें BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद थी, जो चकनाचूर हो गई। इस हादसे में 19 लोग घायल हुए, जिन्हें नवी मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया। बारिश के दिनों में थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 युवकों ने उफनते हुए नाले को पार करने की कोशिश की तो उन्हें भारी नुकसान चुकाना पड़ा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी, फिर भी तीनों युवक बाइक लेकर उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सैलाब के प्रहार के आगे उनकी एक भी नहीं चली और देखते ही देखते बाइक नाले में बह गई। बाइक को बचाने के लिए तीनों ने काफी मशक्कत की, लेकिन सबकी कोशिश बेकार गई और पानी के जोर के आगे वो कमजोर पड़ गए। हालांकि युवक इस सैलाब की चपेट में आने से बच गए, लेकिन उनकी आंखों के सामने बाइक सैलाब में लापता हो गई। बाइक बह जाने के बाद तीनों ने खुद को संभाला और किनारे की ओर चलने लगे, लेकिन उनमें से एक पानी के तेज बहाव की वजह से बार बार गिर जा रहा था, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आया। ये वीडियो मध्य प्रदेश के रायगढ़ का है। बारिश के दिनों में वहाँ के नाले खतरनाक हो जाते हैं। उधर बारिश से भयंकर आफत की एक तस्वीर राजस्थान के सिरोही से भी सामने आई। यहां उफनती नदी को पार करने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया और एक बाइक सवार सैलाब की तेज धारा में फंस गया। ये घटना सिरोही जिले के शिवगंज में रुवाड़ा नदी पर हुई, जहां एक बाइक सवार नदी में फंसा दिखाई दिया। 2-3 लोगों ने बाइक सवार को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि बाइक को निकालना मुश्किल हो रहा था। आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी युवक से बाइक को छोड़कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी। बाइक को बाहर निकालने के चक्कर में युवक काफी देर तक नदी में फंसा रहा। हालांकि कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और युवक की जान बचा ली। हादसे की ऐसी एक तस्वीर सिरोही जिले के जोयला से भी सामने आई, जहां उपनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में एक कार नदी में बह गई। बिहार के गयाजी में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक ATM से पैसा निकासी के दौरान ठगों ने महिला का डेबिट कार्ड बदल लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। CCTV फुटेज में नजर आया कि एक महिला ATM से पैसे निकाल रही थी, जबकि उसके पीछे खड़ा एक युवक मदद कर रहा था। महिला ने इस दौरान कई बार डेबिट कार्ड मशीन में डाला, लेकिन वो पैसे की निकासी नहीं कर सकी। इस बीच महिला की मदद करते करते युवक ने डेबिट कार्ड अपने हाथ में लिया और फिर मौका पाकर अपनी जेब से कुछ डेबिट कार्ड निकाले। इनमें से एक डेबिट कार्ड से युवक ने महिला का डेबिट कार्ड बदल दिया, फिर बदला हुआ कार्ड ATM में लगाकर वहां से निकल गया। जबकि महिला कई कोशिश के बाद पैसा निकाल नहीं पाई तो वो भी वहां से चली गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद ठग युवक ने महिला के ATM कार्ड से कुछ रुपए भी निकाले, जिस पर महिला ने ठगी की सूचना खिजरसराय थाना पुलिस को दी। वहीं ठगी का वीडियो सामने आया तो ठग ने महिला से मुलाकात कर उसके डेबिट कार्ड से निकाले गए पैसे लौटा दिए, जिसके बाद महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने खुद से ही केस दर्ज कर ठग की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली एक महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। गर्भवती महिला का आरोप है कि उसने पति ने उसे 3 तलाक दे दिया है और फिर घर से निकाल दिया है। निशा और नवाजिश एक दूसरे को 10 साल से जानते थे। 2 साल पहले ही दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के बंधन तक पहुंचाया, लेकिन अब निशा थाने में मौजूद है और पति नवाजिश पर आरोप लगा रही है कि जब उसके घर वालों ने नवाजिश को दहेज में कार की डिमांड पूरी नहीं की तो उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। निशा 3 महीने की गर्भवती है। दावा कर रही है कि जिसके साथ वो 10 साल तक रही वो नवाजिश रहमान अब दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है।
अब पुलिस इस घरेलू मामले को पहले परिवार परामर्श केंद्र के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर तब भी मामला नहीं सुलझेगा तो एक्शन लिया जाएगा। यूपी के मेरठ में रहने वाले एक लड़के और लड़की ने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की, लेकिन घर वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी, जिसके बाद पति पत्नी एसएसपी के ऑफिस पहुंचे, जहां हंगामा हो गया। हंगामे की वजह ये रही कि लड़की के घर वाले पहले से ही एसएसपी ऑफिस के बाहर मौजूद थे और जैसे ही दोनों को देखा इनको वहीं पकड़ लिया। दरअसल लव मैरिज के बाद फरदीन और मुमताज एसएसपी ऑफिस इस वजह से पहुंचे थे ताकि पुलिस इन्हें सुरक्षा दे सके, लेकिन इन्हें क्या पता था कि लड़की के घर वाले तो पहले से ही एसएसपी ऑफिस के बाहर इनका इंतजार कर रहे होंगे। इसी दौरान मुमताज के घर वाले जबरन उसे अपने घर ले जाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने मुमताज को उसके घर वालों के चंगुल से छुड़ा लिया। मुमताज कह रही है कि वो बालिग है और 2 दिन पहले ही उसने फरदीन के साथ निकाह किया है, लेकिन घर वाले दोनों की हत्या की धमकी दे रहे हैं। इधर मुमताज के परिजनों ने कहा कि फरदीन ने उनकी बेटी का अपहरण किया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस देश में अभी भी कई ऐसे पार्क हैं जहां बच्चों के लिए झूले नहीं लगे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की एक महानगर पालिका ने ऐसा विकास किया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। ये विकास हुआ पालघर के वसई विरार महानगर पालिका की तरफ से, जिसने शमशान घाट में ही बच्चों के लिए झूले लगा दिए। शमशान घाट के अंदर एक तरफ अंतिम संस्कार की जगह है तो उसके ठीक सामने ये झूले लगे नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद लोग पूछने लगे कि वो शमशान घाट में अपने लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए जाते हैं या फिर बच्चों को झूला झुलाने के लिए। वैसे तो शमशान घाट में शांति रहती है, कोई शोर शराबा नहीं होता। क्या महानगर पालिका को इतना भी नहीं पता था कि जब बच्चे झूला झूलेंगे तो यहाँ शोर होगा? ऐसा भी नहीं है कि शमशान घाट में 1 या 2 झूले लगाए गए थे, बल्कि यहाँ तो अलग अलग वैरायटी के कई झूले लगा दिए गए। हालांकि जब महानगर पालिका की किरकिरी हुई और सवालों के जवाब देते नहीं बना तो 1 हफ्ते में सारे झूले हटवा दिए गए। हालांकि विद्वानों में अभी भी मतभेद है कि ये झूले रात को भूतों के लिए झूलने के लिए लगाए गए या बच्चों के लिए। मध्य प्रदेश में गड्ढे वाले सड़कों की खूब चर्चा होती रहती है। जबलपुर में भी कई ऐसी सड़कें हैं जहां खूब गड्ढे हैं, लेकिन अब लोगों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। गड्ढे वाली सड़क पर बैठकर ये लोग ढोल मजीरा इस वजह से बजा रहे हैं ताकि नेताओं और अधिकारियों के कान तक इनकी बात पहुंच जाए। इन लोगों को लगता है कि सरकार के अंदर भक्ति भाव कुछ ज्यादा है। हो सकता है कि इनके भजन कीर्तन को देखकर ही विधायक को इनकी चिंता हो जाए। हमारे रोड ऐसा है, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे रास्ते में गिर जाते हैं, बच्चे लौट के आ जाते हैं, हम लोग के घर में कीचड़ भरता है। कीचड़ में कीर्तन का ये तरीका तो वायरल हो गया, लेकिन क्या अधिकारी और नेताओं की नजर इन पर पड़ती है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अजगर दिखने से सनसनी फैल गई जब एक पुलिस के वाहन में एक अजगर दिखा। राहत की बात हालांकि ये रही कि समय रहते लोगों ने अजगर को देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें देर रात की है जब तेज बारिश के बीच डायल 100 वाहन में एक अजगर दिखाई दिया। अजगर भी 12 फीट लंबा था। जैसे ही ड्राइवर को इसका पता चला उसने फौरन अपनी गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद अजगर के रेस्क्यू की तैयारी शुरू हुई। लोगों की हलचल देखकर अजगर भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और फिर सीधे जंगल में चला गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। मामला मंदसौर के गांधी सागर क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश के सागर में एक युवक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। शराबी बीच सड़क सांप लेकर आ गया और उसके साथ खेलने लगा। इस हरकत से व्यस्त सड़क पर सनसनी फैल गई। सड़क पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक एक युवक दिखाई दिया। शराब के नशे में चूर युवक अपने साथ जिंदा सांप को लेकर आया और सड़क पर ही डांस करने लगा। सांप भी इतना लंबा कि उसकी लंबाई युवक से भी ज्यादा थी, लेकिन बेखौफ अंदाज में शराबी सांप के साथ खेलता रहा। कभी वो सांप को अपने गले में बांध लेता तो कभी कहीं घुमा देता। एक तरह से शराबी ने सांप को रस्सी बना दिया। सांप की इस हरकत को देख लोगों में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो सागर के झूला वाले फर्श इलाके का है। पुलिस इस सांप वाले शराबी युवक की तलाश में जुटी है।
असम के नाजिरा में एक अनोखी शादी हुई, जिसकी वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस शादी में जमकर पारंपरिक डांस भी हुआ और मेहमानों ने पंगत में बैठकर खाना भी खाया। ये इस अनोखी शादी का एक है दूल्हा और एक है दुल्हन। चौंक गए ना? जी हाँ, ये शादी है दो मेंढकों की। तस्वीरें नाजिरा के नोमाटी गांव की है। दरअसल इस वक्त नाजिरा जिला भीषण सूखे की मार झेल रहा है। इलाके में मान्यता है कि मेंढकों के विवाह से वर्षा देवता खुश होते हैं और इसीलिए इस विवाह का आयोजन किया गया। इस समारोह में ग्रामीणों ने ढोल बजाए और आम शादी की तरह डांस भी किया। भोजन के लिए भी शादियों जैसे ही तरह तरह के पकवान बने, जिसे शादी में शामिल हुए लोगों को परोसा गया। आखिरकार आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि आज भी चर्चा शुरू होने से पहले 3 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने ऑपरेशन को ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई बताया और बताया कि ऑपरेशन किसी के दबाव में नहीं रुका। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। सदन में पेंसिल टूटने और पेन खोने की बात इस वजह से आई क्योंकि विपक्ष बार-बार ये सवाल पूछ रहा है कि ऑपरेशन के दौरान कितने राफेल गिरे। भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। इस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है। वहीं विपक्ष अब भी सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि आतंकी पहलगाम तक पहुंचे कैसे और ट्रंप बार-बार ये क्यों कह रहे हैं कि युद्ध उन्होंने रुकवाया। ऑपरेशन सिंदूर पर जब लोकसभा में चर्चा चल रही थी, तब टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इस मुद्दे पर बोला। इस दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान का मुद्दा उठाया, तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी 3 दिनों में ऑपरेशन के रुक जाने पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री जी, আপনি কেন একবার why once you have not posted in the Alexander post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. The moment you stand in front of the American President, your height is reduced to 5 feet and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ। वहां के महामहिम ने 3 महीने बाद अपने बयान में कहा कि इसमें चूक हो गई। लोकसभा में अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। कल राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दे रहे थे, तो विपक्ष के कुछ सांसदों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। इसके बाद अमित शाह खड़े हुए और कांग्रेस पर हमला बोला। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा सियासी तकरार में बदलती जा रही है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कई बार कांग्रेस को राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस बताया और कांग्रेस पर सेना के अपमान का आरोप भी लगाया। भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, उस आधे मोर्चे में एक राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस भी है। आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से
राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने भारतीय सेना भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने का काम किया। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर शर्म से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। जब जब कांग्रेस आक्रामक होकर सरकार को घेरने के लिए खड़ी होती है, तब तब कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता ऐसा विवादित बयान दे देता है जिस पर पार्टी खुद घिर जाती है। इस बार यह काम पी चिदंबरम ने किया है। दरअसल चिदंबरम ने इस दावे पर सवाल उठा दिए हैं कि पहलगाम में जो आतंकी आए थे वो पाकिस्तानी थे या नहीं। आतंकियों को लेकर चिदंबरम ने पूछा कि क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की है। चिदंबरम ने पूछा कि क्या ये पता लगाया गया कि वो कहां से आए थे। चिदंबरम ने कहा कि क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों। आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस नेता की तरफ से सबूत का जिक्र हुआ तो बीजेपी ने फौरन उसे घेर लिया। जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। सबूतों की मांग ऐसे समय पर हुई है जब जांच एजेंसी ने यह साफ कर दिया कि आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तानी थे और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकारा है। कोर्ट ने कहा कि विजय शाह हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। विवादित बयान देने वाले विजय शाह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उन्होंने अब तक सार्वजनिक तौर पर माफी क्यों नहीं मांगी। हालांकि इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि माफी ऑनलाइन उपलब्ध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी मंशा को हमारी नजर में और संदिग्ध बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक माफी न मांगकर विजय शाह जजों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। इससे पहले 19 मई को भी कोर्ट ने मंत्री पद की मर्यादा का पालन न करने के लिए विजय शाह को आड़े हाथों लिया था। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी को 13 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में 18 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई होगी और तब देखना होगा कि विजय शाह की तरफ से क्या दलील रखी जाती है। और अब बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जिनके बयान इन दिनों बिहार की राजनीति में तहलका मचा रहे हैं। वो सत्ताधारी जेडीयू और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी दोनों के निशाने पर हैं। 2025 में चिराग का बिहार प्लान क्या है, इसे लेकर चिराग पासवान से बात की है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। महत्वाकांक्षा क्या है अब यहाँ से चिराग पासवान की, क्योंकि केंद्र की राजनीति के मुकाबले आप बिहार की राजनीति को ज़्यादा तरजीह देना चाहते हैं। वहाँ से चुनाव लड़ने की भी पूरी तैयारी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े एलजेपीआर, उसके लिए भी आपकी कोशिशें हैं। क्या है महत्वाकांक्षा, अब यहाँ से क्या बनना चाहते हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री? देखिए, महत्वाकांक्षाएं हैं और महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। मेरे ऊपर तो आरोप भी यही लगाया जाता है कि चिराग बहुत महत्वाकांक्षी है। मैं ये मानता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ ना, मैं उनको जाके मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूँ। जब मैं कॉलेजेस वगैरह में इंटरेक्शन के लिए जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ बनो महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी नहीं, अति महत्वाकांक्षी बनो। आपका एम्बिशियस होना, आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको आगे लेके जाएगा। चित्रा जी, आपके माता पिता के अलावा ना और कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में नहीं होता जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहे। कोई नहीं देखना चाहता। ऐसे में आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। आज सब चिराग पासवान कर रहे हैं ना। कहाँ थे वो लोग जब चिराग पासवान को की पार्टी तोड़ दी, घर से निकाल दिया, ये कर दिया, ख़त्म करने का हर संभव प्रयास कर लिया। जब चिराग पासवान डूब रहा था तो ऊपर से कंकड़ मारे जा रहे थे। वो तो तैरते तैरते मैं किनारे पे आ गया, तो आज 4 लोग हाथ बढ़ा रहे हैं बात करने के लिए। तो ऐसे में महत्वाकांक्षाएं हैं, डेफिनेटली हैं, बट मेरी महत्वाकांक्षाएं मेरे गठबंधन से ऊपर नहीं है। आज की तारीख में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य फिलहाल बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार, लेकिन एनडीए बिहार में कोई इतना वाइब्रेंट नेता नजर नहीं आता है ना। अगर चिराग पासवान को छोड़ दे तो मान लीजिए नीतीश कुमार की अपनी पॉलिटिक्स है और धीरे धीरे करके वो एक अलग दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को देख लें तो उनके जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप हैं। बाकी बिहार बीजेपी के नेता को देख लें तो उसमें तो चिराग पासवान ही सबसे दमदार नजर आते हैं ना। आप युवा हैं, अच्छी बातें करते हैं, जात पात से उठकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो फिर तो सारे पैमाने पर आप ही खरे उतर रहे हैं, ऐसा आपके कार्यकर्ता बताते हैं। बहुत कम ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं अपने बारे में, बट कतई मुझे प्रवोक ना किया जाए चने के झाड़ पे चढ़ाकर। नहीं, आपने ही कहा ना महत्वाकांक्षा रखना क्या बुरा है, और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा अगर मैं रख रहा हूं तो उसमें क्या गलती है? भविष्य के घर में क्या है, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, बट आज की तारीख में मेरी महत्वाकांक्षा एनडीए गठबंधन को बिहार में 225 प्लस सीटें जीत के देना है। ये मेरी महत्व।
पंचायत वेब सीरीज की तरह बिहार में भी विधायक और सचिव के बीच जमकर नोकझोंक हुई। फोन पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सचिव को रौब दिखाने की कोशिश की, लेकिन दाव जरा उल्टा पड़ गया। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में पूछताछ के लिए आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को फोन किया था। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? फोन पर सचिव ने जब विधायक जी को नहीं पहचाना तो वो नाराज हो गए और सचिव को अपशब्द कहने लगे। फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। आरजेडी विधायक के इस व्यवहार से पंचायत सचिव भी भड़क गया। तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिए। आरजेडी विधायक ने धमकी दी तो पंचायत सचिव ने कहा ट्रांसफर करा दीजिए, जिस पर भाई वीरेंद्र बोले ट्रांसफर नहीं। हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। अच्छा उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना न जा रहा है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी भी उसी इल्म में जी रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का शासन है और जो मर्जी होगी वही करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जंगल राज की मानसिकता को दर्शाता है और यह बिहार की जनता को चेतावनी है। बिहार के सराय बलुआ में तैनात पंचायत सचिव संदीप कुमार को फोन पर धमकी देना आरजेडी विधायक को जरा भारी पड़ गया है। इस मामले में विधायक भाई वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पंचायत सचिव संदीप कुमार आरजेडी विधायक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवा दी और विधायक के खिलाफ एक्शन की मांग की। डर लग रहा है लास्ट में मैंने ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ मैंने ट्रांसफर के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए मैंने क्लियर ना किया कि मैंने क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। पुलिस इस मामले में विधायक का पक्ष भी लेगी। इस मामले को लेकर प्रशांत किशोर भी आरजेडी पर हमलावर है। राजद के नेता हैं, मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। कभी कभी नेताओं से उनके समर्थक अजब गजब डिमांड कर जाते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब एक समर्थक ने मुलाकात की तो उसने अपने चहेते नेता से एक खास डिमांड कर दी। जयपुर के आउटर इलाके चोमू में जैसे ही गहलोत ने अपनी कार रोकी, चाय बेचने वाला उनका समर्थक पास आ गया और बातचीत में उसने कहा ब्लैक कलर की डिफेंडर गाड़ी। पहले तो गहलोत समझ नहीं पाए, मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर कहना क्या चाहते हो। डिफेंडर क्या होती है? वो सर बढ़िया गाड़ी आती है, बढ़िया आती है। सभी नेताओं को मैं देखता हूँ हर गाड़ी चेंज करते हैं, साल में 5 गाड़ी चेंज करते हैं। दूसरे नेताओं का जिक्र करते हुए गहलोत के समर्थक ने आगे कहा, आपको मैं 15 साल से देख रहा हूँ। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में एक गुप्त ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और छापेमारी में करोड़ों की MD ड्रग्स जब्त की है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब्त किए गए MD ड्रग्स का वजन 192 किलो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 390 करोड़ रुपए है। मुंबई पुलिस ने इस गोदाम से ड्रग्स बनाने वाले रसायन, मशीनरी और अन्य कई उपकरण भी जब्त किए हैं। इसके साथ ही 4 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल इसी साल अप्रैल के महीने में साकीनाका इलाके में NDPS एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। इस केस की जांच करते हुए पुलिस सलीम इम्तियाज नाम के आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में सलीम ने बताया कि उसे ये ड्रग्स मैसूर से मिले थे। इसी के बाद मुंबई पुलिस ने मैसूर की ड्रग्स फैक्ट्री में छापा मारा और इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जिस जगह ड्रग्स का कारोबार हो रहा था वो असल में गैराज है और नीले रंग के इसी टिन शेड के अंदर ड्रग्स का गोरख धंधा चल रहा था। इस कार्रवाई को ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मुंबई पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नेटवर्क और किन किन शहरों तक फैला हुआ है। बात करेंगे अब कुदरत की मार की। देखिए, बाढ़ और बारिश इन दिनों शहर शहर एक जैसे हालात मचा रहे हैं। चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, हर जगह लोग बारिश की वजह से परेशान हैं। लेकिन उन इलाकों में सबसे ज्यादा मुसीबत है जहां नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और उनके ऊपर पुल नहीं बने हैं। और विकास के लिए तरस रहा है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का बोड रयात गांव। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो महिला को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों को उफनती बाजी नदी को पार करना पड़ा, वो भी बैलगाड़ी से। क्योंकि गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था।
इसीलिए परिवार वालों ने बैलगाड़ी के सहारे गर्भवती महिला को पहले नदी पार करवाई और फिर उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गए। गांव वाले कई सालों से बाजी नदी पर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। राजस्थान के बूंदी जिले में तो एक युवक की जान पर उस वक्त संकट आ गया जब उसने उफनाई पुलिया को पार करने का प्रयास किया। युवक पुलिया तो पार नहीं कर पाया, लेकिन वो सैलाब में बहने लगा। इस युवक की किस्मत अच्छी थी कि लोगों ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बहने से बचा लिया। उधर राजस्थान के झालावाड़ जिले में तो रेवा नदी का पानी दर्जनों गाँव में घुस गया, जिसके बाद कई घर आधे आधे तक पानी में डूब गए। इतने गाड़ियां डूब रही है यहाँ पर। बाढ़ से झालावाड़ में हालात इतने खराब हो गए कि लोग जान बचाने के लिए घर की छत पर रहने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।